Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. In the series of chapter 11 excretory system of class 11th, we are going to take the next topic that is urine formation. किडनी का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में देख लिया था हमारी लास्ट प्रीवियस वीडियो में. अब यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं. पहली बात तो यूरिन फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? जो भी ब्लड हमारा फिल्टर हो रहा है उससे ही यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है. यूरिन फॉर्मेशन समझने से पहले हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, पर यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ आपको. ये क्या है? दिस इज आर नेफ्रॉन स्ट्रक्चर विच आई एम मेकिंग ओवर हेयर. ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड देन दिस PCT, DCT एवरीथिंग इज ओवर हेयर. तो आई एम ड्रॉइंग दीज ऑल. ठीक है, दिस वन and then it open into a main duct which is known as collecting duct. Okay, so this must be clear to all of you. Okay, now I need to tell you this urine formation it takes place in 3 steps. कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 3 steps में. The first is known as ultrafiltration. Okay, second is known as reabsorption and the third one is known as tubular secretion. Okay, आपको ये मालूम है ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये पार्ट किस तरह से प्रेजेंट होता है? इट इज लाइक दिस इज, तो ये पार्ट क्या है? दिस इज योर कॉर्टेक्स पार्ट. और ये इसमें भी मेड्यूला में भी 2 पार्ट है. दिस इज कॉल्ड आउटर मेड्यूला और फिर मेड्यूला में ही और अंदर जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड इनर मेड्यूला. क्लियर है? ठीक है, सो आउटर मेड्यूला एंड इनर मेड्यूला लाइक दिस. क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ इसके साथ ही मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर क्या आती है? रीनल आर्टरी आती है. कहाँ से आ रही है? हार्ट से आ रही है. कहाँ से आ रही है ये रीनल आर्टरी? हार्ट से आ रही है और यहाँ आकर फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है फर्दर. ओके, फिर ये कैपिलरीज ही सारी जॉइन होकर क्या बनाती है? रीनल वेन बनाती है. क्या बनाती है? रीनल वेन. सो दिस इज मतलब लाइक ये जॉइन हो गई है एंड नाउ दिस इज कॉल्ड रीनल वेन. ओके, तो इसके अंदर जो आर्टरी जो लेकर आ रही है ब्लड को उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल. एंड यहाँ पे जो ब्लड को वापस यहाँ से लेकर जा रही है दैट इज कॉल्ड ईफरेंट आर्ट्रियोल. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये रीनल वेन होती है ये इस पूरी जो रीनल टिब्यूल है दिस होल इज रीनल टिब्यूल. क्लियर है ना? इस रीनल टिब्यूल में सारा इसी के चारों तरफ ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है. ओके, क्यों प्रेजेंट होती है उसका रीज़न अब मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको कि क्यों ऐसे प्रेजेंट होती है. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज़ प्रेजेंट. सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वन सो दैट लेट मी क्लियर टू यू. ओके, जस्ट अ मिनट. या तो इस तरह से हम कुछ इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे. ये पूरा जो कैपिलरी का नेटवर्क है इस कैपिलरी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? डू यू नो? रिमेंबर? ध्यान है? दिस इज कॉल्ड पेरीट्यूब्यूलर. क्या बोलते हैं इसको? पूरे को मैं यहाँ बता देती हूँ. पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क. ओके, और यही नेटवर्क यही जो कैपिलरीज हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बोल सकते हैं या पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी बोल सकते हैं. क्या? कैपिलरीज भी बोल सकते हैं. ओके, कैपिलरीज. और ये ही वापस ये जो रीनल वेन है ना, मतलब यहाँ पे ये क्या है? दिस इज रीनल वेन जो कहाँ जाके ओपन होगी? पोस्टीरियर वीना कावा में. अल्टीमेटली इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास लेके जाएगी जहाँ पे वो वापस लंग्स को देगा प्यूरिफिकेशन के लिए. यही कैपिलरीज फर्दर डिवाइड होकर इस लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ होती है विच इज कॉल्ड वासा रेक्टा. ओके, ये आपको मालूम होगा. दिस इज PCT. ठीक है, दिस इज हेनले लूप. ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ एक्चुअली. DCT एंड दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब और यू कैन से कलेक्टिंग डक्ट. ओके,
चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। जब यहाँ ब्लड आता है, ये बोमन कैप्सूल जो है हमारा, दिस इज आवर बोमन कैप्सूल। यहाँ बोमन कैप्सूल के पास एक फिल्ट्रेशन मतलब एपिथेलियम होता है, आप बोल सकते हो कि एक फिल्ट्रेशन लेयर होती है जिसके थ्रू ये ब्लड फिल्टर होता है। अगर इस बोमन कैप्सूल को डिटेल में हम दिखाना चाहें तो ये देखो, ये जो ब्लड कैपिलरी है, रीनल वेन की आर्टरी की जो एफरेंट एट्रियोल है, इस ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियम, दिस इज एंडोथीलियम, एंड इस रीनल कैप्सूल का एपिथीलियम, ये क्या है, रीनल कैप्सूल का एपिथीलियम, दिस इज रीनल कैप्सूल एपिथीलियम। ठीक है, तो ये तो क्या है, दिस इज एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी और ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंड दिस इज द एपिथीलियम, एपिथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। ठीक है, और बीच में एक होती है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड बेसमेंट, बेसमेंट, एक मिनट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, ये तीनों मिलके क्या बनाती है, एक फिल्ट्रेशन यूनिट बनाती है। ये क्या है, एक फिल्ट्रेशन यूनिट है जिसके थ्रू ही यहाँ पे जब ब्लड आता है कैपिलरीज से, जो ब्लड इसके अंदर ये फ्लो हो रहा है, ये ब्लड यहाँ से फिल्टर होके अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाता है, यहाँ कलेक्ट हो जाता है। दिस इज दी ल्यूमन, ल्यूमन किसका ल्यूमन है, बोमन कैप्सूल का, या आप बोल सकते हो इस पूरे रीनल टिब्यूल का ल्यूमन है। इस टिब्यूल का फ्लूइड है, ये क्या है, पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वो फ्लूइड है, इसलिए इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं ट्यूबुलर फ्लूइड, ट्यूबुलर फ्लूइड। क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ यहाँ पे देखो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपको ध्यान रखने की है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या बन रहा है, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी और ब्लड वेसल्स, एक बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बोमन कैप्सूल की एपिथीलियम होती है। नाउ जो बोमन कैप्सूल की एपिथीलियम है उसको एक और नाम भी हम बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। क्यों बोलते हैं पोडोसाइट, क्योंकि ये क्या बना लेते हैं, ये बीच बीच में ये एब्सेंट होती है, सो दे आर मेकिंग लाइक दिस। क्या है, ये पोडोसाइट में फिल्ट्रेशन यूनिट कुछ इस तरह से होती है कि ये बीच बीच में कुछ इस तरह से एब्सेंट हो जाती है। ओके, जिसको ये जो एब्सेंट पोर्शन है, इस एब्सेंट पोर्शन को हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्लिट पोर। क्या बोलते हैं, स्लिट पोर, या फिर बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ओके, क्या है, एक चलनी की तरह, जैसे चलनी में छेद होता है, ऐसे ही यहाँ पर छेद बन गया। सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि हमें कोई चीज़ जिसको हमें बहुत अच्छे से छानना है तो हम क्या करते हैं, हम एक कपड़ा रखते हैं, फिर उसके नीचे दूसरा कपड़ा, तो 2-3 लेयर से हम उसको छानते हैं, तो वो क्या होगी, वो अल्ट्रा फिल्टर होगी। वो क्या होगी, अल्ट्रा फिल्टर होगी। द सेम इज हैपनिंग हेयर। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी क्या हो रहा है, 2-3 लेयर से वो ब्लड फिल्टर हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से वो फिल्टर होगा। अब 2-3 लेयर किसकी है, पहली लेयर तो इसी ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम आ जाएगी, फिर बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एंड थर्ड होती है एपिथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, एपिथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, ये बोमन कैप्सूल को पोडोसाइट बोलते हैं। ये ध्यान रखना ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोडोसाइट है, क्यों बोलते हैं पोडोसाइट, क्योंकि ये इस तरह से मेम्ब्रेन रहती है कि बीच बीच में ये पोर्स क्रिएट कर देती है, विच इज़ कॉल्ड स्लिट पोर्स। इसी की वजह से यहाँ से ये ब्लड क्या होता है, इन पोर्स में से निकल कर अल्टीमेटली इस बोमन कैप्सूल के ल्यूमन में या फिर टिब्यूल के ल्यूमन में आके कलेक्ट हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड ट्यूबुलर फ्लूइड। यहाँ तक क्लियर है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन में ये जो फिल्ट्रेशन होता है, मतलब क्या है, किडनी से ये जो फिल्ट्रेशन होता है, तो एक बार में हर पर मिनट कितना ब्लड आता है, अराउंड 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड क्या आता है, इस किडनी में आता है, पर मिनट आता है फिल्टर होने के लिए। समझ रहे हो, इतना ब्लड हर मिनट इसके पास आ रहा है, किडनी के पास, इसको फिल्टर करने के लिए, ब्लड को फिल्टर करने के लिए। जो कितना होता है, जो हमारी हार्ट होती है, हमारा हार्ट क्या होता है, ब्लड को पंप करता है और अलग अलग ऑर्गन में भेजता है। तो ये हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करके किडनी के पास भी भेज रहा है। तो जो वेंट्रिकल से जो पंप करती है ब्लड, उस वेंट्रिकल का 1/5 पार्ट यहाँ आता है। इट्स अराउंड 1/5 पार्ट। समझ रहे हो, 5 लीटर होता है ना ब्लड, कितना होता है बॉडी में ब्लड, अराउंड 5 लीटर। 5 लीटर का 1/5
1000 ml। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना ब्लड है, अराउंड 1/5 ऑफ ब्लड विच इज पंप बाय द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। समझ में आ रही है बात, क्योंकि वेंट्रिकल ही पंप करता है आगे ब्लड को, एट्रियम जो है वो रिसीव करती है। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, पहले एक बार हार्ट पढ़ लीजिए फिर इसको देखना, तो अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आया? नाउ उसके बाद यहाँ से ब्लड जो फिल्टर होता है, सो द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और यू कैन से द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बाय द किडनी पर मिनट। ठीक है, अमाउंट ऑफ फिल्टर आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बाय किडनी पर मिनट। किडनी से हर 1 मिनट में कितना अमाउंट फिल्टर होता है, दैट इज आई एम राइटिंग ओवर हेयर, कितना फिल्टर होता है, इट्स अराउंड 125 ml पर मिनट। ओके, देखो इतना ब्लड आ रहा है बट उसमें से फिल्टर कितना होके निकल के आ रहा है, 125। इसीलिए इसको हम ल्यूमन ट्यूबुलर फ्लूइड या फिर हम इसको फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। ओके, तो इतना ब्लड फिल्टर हो रहा है। अगर मैं बात करूं 1 मिनट में इतना ब्लड फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है, तो पूरे दिन में कितना ब्लड फिल्टर होता है, इट्स अराउंड 180 लीटर। 180 लीटर ब्लड फिल्टर हो रहा है। ठीक है, जो इस ट्यूब में आ रहा है एक्सक्रीट होने के लिए। पर क्या आपको लगता है कि 180 लीटर हम पूरे दिन में एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन? नो, ऐसा नहीं होता। 180 लीटर कहाँ से एक्सक्रीट करेंगे? हम पूरे दिन में अराउंड 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। तो यानी कि इस 180 लीटर में से ओनली 1.5 लीटर ही यूरिन एक्सक्रीट होता है, बाकी सब चीज़ें रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है। बिकॉज अभी इस टाइम ये सिर्फ फिल्ट्रेट है, ये यूरिन नहीं है, अभी तक यूरिन नहीं बना है ये। ओके, क्लियर है? सो द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और अमाउंट ऑफ फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट इज नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। दूसरा नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, GFR। क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कितना एक किडनी से 1 मिनट में कितना अमाउंट फिल्टर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये फिल्ट्रेट जो है इसको भी बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बहुत सारी टर्म्स हैं, समझ आ रहा है ना? ये समझ में आया कैसे फिल्टर हो रहा है। फिर इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या ट्यूबुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। 1 मिनट में ये कितना फिल्टर निकलता है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आ रही है बात समझ में? और वो कितना निकलता है, 125 ml पर मिनट। और पूरे दिन की बात करें तो 180 लीटर निकलता है, जिसमें से ओनली 1.5 लीटर ही यूरिन निकलता है, बाकी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इतना हम थोड़ी ना निकालेंगे फ्लूइड अपनी बॉडी से। क्लियर है? इतनी समझ में आई बात? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इतने लेवल तक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, 3-4 लेयर से फिल्टर होके निकल रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें जनरली ये जो फिल्टर होता है, इसमें क्या होता है, देखो ब्लड से फिल्टर हो रहा है, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा का ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस फिल्ट्रेट में होते हैं एक्सेप्ट दी प्रोटीन। प्रोटीन को हम क्यों निकालेंगे, प्रोटीन तो हमें ज़रूरत है। तो क्या क्या एक्सक्रीट होता है, लाइक यूरिया निकल गया, क्रिएटिनिन निकल गया, नाइट्रोजनस वेस्ट जितने भी हैं वो, एक्सेस सॉल्ट है वो निकल गया, वाटर हमारा निकल गया इसमें से। ओके, सिर्फ प्रोटीन को नहीं निकालते, बाकी सारा कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा इज गोइंग इनटू दिस फिल्ट्रेट। आ रही बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो आई एम रबिंग दिस वन। ओके, चलो नाउ आगे बात करते हैं। अब ये फिल्ट्रेट क्या हुआ, यहाँ से तो फिल्टर हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, और अब ये पहुँच गया किसमें, पीसीटी में। पीसीटी में। ओके, अब पीसीटी में पहुंचने के बाद वो देखेगा, अरे बाप रे इतना सारा 180 लीटर बाहर निकालना है बॉडी से। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दे गो थ्रू सेकेंड स्टेप, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन, कि वापस से एब्जॉर्ब करो, इतना सारा हम बॉडी से फ्लूइड को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे डू दी रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन में क्या क्या रीएब्जॉर्ब किया जाता है, दैट आई एम टेलिंग यू। देखो मैं अभी ये लेबलिंग जो है ना उसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ, सो दैट आई कैन टेल ओवर हेयर। ओके, देखो नाउ यहाँ से इस पीसीटी में से क्या क्या रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो देखो मैं इस तरह से बता रही हूँ, यहाँ मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या क्या एब्जॉर्ब किया, इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, सोडियम एब्जॉर्ब किया, लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम, इसके साथ ही ग्लूकोज,
ठीक है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, इज इट विजिबल, दिखाई दे रहा है ना, अमीनो एसिड। और क्या एब्जॉर्ब कर लिया, और इसके साथ ही या दैट्स इट। हाँ, एक और चीज़, HCO3 बाइकार्बोनेट, ओके, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ओके। बट क्या कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, देखो ये क्या है, ट्यूबुलर फ्लूइड, ये वाला क्या है, दिस इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इनके बीच में ये पूरा जो है दैट इज क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या है, दिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। मेड्यूला में है तो इसको हम मेड्यूलरी फ्लूइड भी बोल देते हैं। देखो बुक में ये लैंग्वेज लिखी हुई है तो कंफ्यूज नहीं होना, मेड्यूला में, इसलिए मेड्यूलरी फ्लूइड भी बोल देते हैं। तो क्या हुआ, एक तरह से देखो ये पीसीटी है ना, ये यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, और ये क्या है, दिस इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, दिस वन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और दिस इज पीसीटी, ठीक है। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो क्या हुआ, क्या क्या एब्जॉर्ब हो गया, फटाफट से करते हैं। एब्जॉर्ब हुआ वाटर, ठीक है, सोडियम, और क्या हुआ, HCO3, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, है ना, और कैल्शियम, ये सारे एब्जॉर्ब हुए। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आकर ये कहाँ पे चले जाते हैं, दे ऑल गोज इनटू दिस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये सारा जो भी निकल रहा है ना, ये अल्टीमेटली इस कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा, ओके। बट क्या होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें फिल्टर होने से रह जाती है, तो क्या होता है, ये कैपिलरी सोचता है कि क्यों ना वापस इसी टाइम पे मैं इसमें कुछ और चीज़ें डाल दूँ जो वेस्ट है और ये नहीं चाहिए हमें ब्लड में, तो हैंड टू हैंड यहाँ से कुछ चीज़ें वापस डालना शुरू कर देता है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जैसे कि अमोनिया एंड जैसे कि पोटेशियम आयन, ठीक है। इन चीज़ों को वापस डालना शुरू करता है। क्यों डालना शुरू करता है, टू मेंटेन दी आयनिक बैलेंस, पीएच को मेंटेन करने के लिए। क्या क्या मेंटेन करता है, इट मेंटेन पीएच एज वेल एज आयनिक बैलेंस, इनको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें कुछ इसमें वापस डाल देता है। मैक्सिमम जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी में ही हो जाता है, बाकी का थोड़ा थोड़ा हेनले लूप और डीसीटी में कंडक्ट होता है। यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब इसमें और थोड़ा सा ध्यान दे लो, क्या क्या ध्यान देने वाली बात है। ये जो H2O है, एक मिनट मैं यहाँ अलग से बता देती हूँ। ये जो सोडियम है, ठीक है, ग्लूकोज, है ना, और क्या हो सकता है, दैट इज कैल्शियम, अमीनो एसिड, ये सब कैसे अब्जॉर्ब किए जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ये याद रखना, थोड़ा सा पूछ सकते हैं। इनको एक्टिव एनर्जी यूज़ करके एब्जॉर्ब किया जाता है इनको, क्योंकि ये हमें नहीं जाने देना, ये हमारे लिए यूज़फुल है, और वो बाई चांस फिल्टर हो जाते हैं तो उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अलावा लाइक क्लोराइड, वाटर, ये कुछ आयन्स है जो डिफ्यूज़न के थ्रू ही वापस आ जाते हैं। मतलब इसके अंदर इतना ज़्यादा अमाउंट है कि हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, यानी एक तरह से हो क्या रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आ रही बात समझ में कि इस फिल्ट्रेट में ये अमाउंट कम है, बट ये फिर भी हम नहीं जाने देना चाहते, तो ये हम इसको रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हम थोड़ा एनर्जी डाल के रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये अमाउंट इस फिल्ट्रेट में बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। आ रही बात समझ में, ये थोड़ा सा डेटा है जिसको ध्यान में रखना। क्लियर है, चलें आगे। पीसीटी का हो गया, अब रीएब्जॉर्प्शन, अभी रीएब्जॉर्प्शन खत्म नहीं हुआ है, राइट। तो ये तो हुआ पीसीटी। चलो अब बात करते हैं डीसीटी, इसकी हेनले लूप की। नाउ जब ये हेनले लूप में आता है, कहाँ आता है, व्हेन इट कम्स इन हेनले लूप। हेनले लूप में एज यू नो दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है, दिस इज मोर परमिएबल फॉर वाटर, ओके, एंड इट इज नॉट परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि किसके लिए, NaCl के लिए इसकी मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करके किस में डाल देता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में डाल देता है। अब देखो बहुत ज़्यादा अगर हमने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ का जो फिल्ट्रेट है वो कैसा बन जाता है, इट बिकम हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, हाइपरटोनिक फ्लूइड बन जाता है, यानी कि इसके अंदर इस टाइम सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, क्योंकि सॉल्वेंट को तो रीएब्जॉर्ब कर लिया है। नाउ जब ये असेंडिंग लिम्ब में जाता है, ये जो लिम्ब है दिस इज मोर परमिएबल फॉर NaCl एंड नॉट परमिएबल फॉर वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। तो क्या होता है, जब ये फ्लूइड यहाँ से जाता है, अगेन इसमें से ये इलेक्ट्रोलाइट लार्ज अमाउंट में निकल जाते हैं, तो इसकी वजह से ये सोल्यूशन कैसा बन जाता है, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक फ्लूइड बन जाता है। तो बेसिकली ये दोनों मिलकर पूरा आयन को बैलेंस कर देते हैं और अल्टीमेटली सोल्यूशन नॉर्मल रहता है। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड बन गया क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, बट यहाँ से जब इलेक्ट्रोलाइट को लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लिया तो ये फिर वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो हेनले लूप में इस तरह से काम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। नाउ आगे बात करते हैं DCT। DCT में भी यही होता है, फर्दर वाटर एब्जॉर्ब, जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा है, ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे सोडियम भी एब्जॉर्ब होता है, HCO3 भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में क्लोराइड भी, यहाँ पे क्लोराइड भी एब्जॉर्ब होता है, और इसी के साथ ही यहाँ पे रिलीज कर देते हैं पोटेशियम, हाइड्रोजन एज वेल एज अमोनियम। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये रिलीज जो होते हैं ये किससे रिलीज होते हैं, इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से ही रिलीज कर दिया जाता है। नाउ जब यहाँ से पूरा अब जो फिल्ट्रेट है जब यहाँ एंटर करता है, नाउ दिस इज नोन एज यूरिन। अब इसको क्या बोल रहे हैं हम, यूरिन बोल रहे हैं। अब ये फिल्ट्रेट नहीं रह गया क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स आर रीएब्जॉर्ब। फिर भी कलेक्टिंग डक्ट भी क्या करता है कि चलो थोड़ा काम मैं भी कर लेता हूँ, सारा काम यही लोग किए जा रहे हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट भी रिमेनिंग थोड़ा बहुत वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी के साथ ही थोड़ा सा यूरिया भी रीएब्जॉर्ब करता है। बट यूरिया तो अच्छा नहीं है, फिर भी उसे रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट बाद में वो यूरिया वापस इसके थ्रू वापस से हेनले लूप में डाल दिया जाता है। ठीक है, उसको बाद में हम देखेंगे। ओके, तो समझ में आया रीएब्जॉर्प्शन, क्या क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम, अमीनो एसिड, वाटर, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, ग्लूकोज, क्लोराइड। ठीक है, ये सब रीएब्जॉर्ब कर दिया जा रहा है। ओके, कहाँ कहाँ क्या रीएब्जॉर्ब होता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब क्या कि देखो रीएब्जॉर्ब तो कर लिया, मैंने आपको अभी बताया कि हो सकता है यहाँ पर ये जो ब्लड है जो अब हमारे हार्ट के पास जाने वाला है, इस ब्लड में कुछ वेस्ट मटेरियल अब भी रह गए, तो वही जो मैंने आपको बताया, ये क्या बोलता है कि चलो थोड़ा सा मैं वापस इसमें इस फिल्ट्रेट में सिक्रेट कर देता हूँ वेस्ट। यहाँ से तो फिल्टर हुआ नहीं, मैं इसमें डायरेक्ट पोर कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ये वापस इसमें सिक्रेशंस करती है, तो वो मैंने अभी आपको बताया ना, साथ साथ में यही चीज़ है, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम। ये क्या होता है, यहाँ पर सिक्रेशंस होता है, किस किस का, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम। ओके, इनका सिक्रेशन इसमें हो जाता है, DCT में भी ऐसे ही वापस सिक्रेशन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये दोनों का रोल क्या है, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये दोनों ही हेल्प करते हैं क्या करने में, pH एज वेल एज आयनिक बैलेंस, pH एज वेल एज आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, उसको मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, इनको मेंटेन करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स यू नो ना, इस कैपिलर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, पेरिट्यूबुलर जो रेड वाला है इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, एंड बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड ही तो है। इस ब्लड की pH और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं, कौन करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये दोनों मिलके उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। इज दिस क्लियर, समझ में आया? ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। हाँ, एक और चीज़ एक मिसिंग हो गया, एक और ध्यान रखना। चलो इसको तो कर लिया ना, मैं रब करती हूँ इसको। देखो ये थोड़ा सा और बता देती हूँ वापस से, ये जो PCT होता है ना, ये जो PCT, इस PCT का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ,
ये पीसीटी की जो एपिथीलियम होती है, जो एपिथीलियम होती है वो किसकी बनी होती है या कौन सी वाली होती है? इट इज़ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम। कौन सी वाली एपिथीलियम? एपिथीलियम के बहुत सारे टाइप है, स्क्वामस, कॉल्यूमनर, क्यूबॉइडल, ठीक है, सीलिएटेड कॉल्यूमनर, ग्लैंडुलर, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उसमें से ये इसके पास कौन सी है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ये किस तरह से होती है? इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, देखो ऐसे होती है, ठीक है, मैं बना के थोड़ा सा दिखा देती हूँ, लाइक दिस। ब्रश बॉर्डर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी ये जो सरफेस है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? माइक्रोविलाई में कन्वर्ट हो जाती है। इनका रोल क्या है? दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। आ रही बात समझ में? क्या करते हैं माइक्रोविलाई? अब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं, इसी वजह से तो इसमें से वापस चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही है। आ रही बात समझ में? आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी एपिथीलियम किसकी बनी होती है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम, जिसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोविलाई होते हैं, जो हेल्प करते हैं चीज़ों को वापस री एब्जॉर्ब करने में। क्लियर है? क्या बताया मैंने? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे 3 फिल्टर कौन कौन से होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, GFR क्या होता है और कैसे फिल्टर होता है, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ आया सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ओके, इसको एक और चीज़ ध्यान रखना, रीएब्जॉर्प्शन को पूरा नाम कई बार बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्यों बोल रहे हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन? क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ों को रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो रीएब्जॉर्प्शन होता है एंड देन उसके बाद वापस से ट्यूबुलर सीक्रेशन होकर अल्टीमेटली यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कैसे क्या पूरा प्रोसेस होता है। अब आपको एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बात करी थी कि ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, इस एल्ने लूप के चारों तरफ जो रहती है उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। आई टोल्ड यू, इस वासा रेक्टा का भी एक और स्पेशलाइज फंक्शन होता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल नाउ यहाँ तक बस इतना ही। इसमें भी कोई डाउट आता है प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। ओके, सो थैंक यू सो मच guys and stay motivated, keep doing study, have a positive mindset. Bye bye, take care, have a nice day.